नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास रिवीजन क्लास है। ये सभी के सभी प्रश्न पहले भी कराए जा चुके हैं, लेकिन आपके एनवीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं यह क्लास रिवीजन के रूप में ले रही हूँ और निश्चय ही आपको इससे फ़ायदा होगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें अगर आप हिंदी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयाग में हुई थी। सही उत्तर प्रयाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी है, तो इसलिए सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंगला का विकास किस भाषा से हुआ? तो बंगला का विकास मागधी से हुआ है। प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों का रचयिता किसे माना जाता है? तो चंद-बरदाई को पृथ्वीराज रासों का रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1909 में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया? तो उन्होंने राखी बंद भाई नामक कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर कौन सा सम्मान मिला? तो देखिए, सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन इसी प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको दो तरीके से प्रश्न इसमें देखने को मिल सकता है, 2 या 3 तरीके से। तो मुझे चांद चाहिए यह सुरेंद्र वर्मा की एक तो कृति है। प्रश्न इससे भी पूछा जाए, मुझे चांद चाहिए यह किसकी कृति है? तो सुरेंद्र वर्मा की। और मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से एक प्रश्न में 3-3, 4-4 प्रश्न छुपे होते हैं। तो कुछ प्रश्नों का तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन दे देती हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरा हर वीडियो ज़्यादातर आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होता है। देखते हैं ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजन राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु की यह पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र संकलित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? तो भारत भारती नामक जो कृति थी जिसका अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया, ये भारत भारती 1912 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके एकांकी किसका लिखा हुआ है? तो अंडे के छिलके ये एकांकी मोहन राकेश का है। प्रश्न है, अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? तो यह प्रहसन है। अगला प्रश्न है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी के द्वारा प्रकाशित संपादित नरसिंही किस प्रकार की पत्रिका थी? तो ये राजनीतिक पत्रिका थी। प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इनका प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त
यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अच्छी हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखता है, वे थे बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य है स्वतंत्रता की खोज। अज्ञेय के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा से की गई है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनको कितनी नावों में कितनी बार ये काव्य संग्रह है जिस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो इसमें 4 सप्तक प्रकाशित हुए और तार सप्तक में कहीं भी आपको प्रथम सप्तक नहीं मिलेगा, द्वितीय सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक मिलेगा, लेकिन पहला सप्तक को तार सप्तक ही कहा गया है। तो तार सप्तक से आप जरूर प्रश्नों को देख लेंगे क्योंकि तार सप्तक से 2 प्रश्न आते ही आते हैं परीक्षा में। इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि कुछ कवियों के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कवि तार सप्तक में सम्मिलित थे। तो यहाँ पर तार सप्तक से तो ऐसे प्रश्न जब बने तो आप समझेंगे कि प्रथम सप्तक के बारे में ही पूछा जा रहा है, नहीं तो अगर दूसरे या तीसरे सप्तक से पूछा जाता है तो उस सप्तक का नाम दिया होता है। तो इन सभी सप्तकों में कौन कौन से कवि थे इसके नाम को भी आपको देख लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है वह घनानंद की है। अगला जो प्रश्न है, अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? तो अधखिला फूल ये सामाजिक उपन्यास है। प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा उपन्यास किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। प्रश्न है, अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ? तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से अनुसंधान आलोचना परक पत्रिका का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं। प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक थे। अगला प्रश्न है, अपोलो का रथ किसकी रचना है? तो यह श्रीकांत वर्मा की रचना है। प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन, यह स्थापना किसकी है? तो यह देव की स्थापना है। अगला प्रश्न है, अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय अभ्युदय के संपादक थे। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चित वन एक बार, उपयुक्त दोहा किस कवि का है? तो यह जो दोहा है वह रसलीन का है। प्रश्न है, अमीर खुसरो के किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे? तो अमीर खुसरो जी पहेलिया और मुकरिया के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित है? तो मानस का हंस इनका जो उपन्यास है वो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद है? तो बूंद और समुद्र में जो अमृतलाल नागर के
उपन्यास है जिसमें लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो ये त्रिवेदी युग के कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, अरे ययावर रहेगा याद किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय की रचना है। प्रश्न है, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा? तो अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर ने लिखा इस उपन्यास को। तो इस प्रकार से विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। प्रश्न है, अर्धकथानक किसकी रचना है? तो अर्धकथानक ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। इन्होंने ब्रजभाषा में ये आत्मकथा को लिखी है। ये प्रथम आत्मकथा भी माना जाता है ब्रजभाषा में लिखा हुआ। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। प्रश्न है, अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? तो शिव प्रसाद सिंह ने अलग अलग वैतरणी उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो अवधी का केंद्र स्थान अयोध्या है। प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? तो यह निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह तो है ही, साथ में यह अशोक का फूल इनका एक निबंध भी इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, इसी निबंध संग्रह में। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो अशोक वाजपेयी ने पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, अश्लील साहित्य के विरुद्ध घासलेटी साहित्य विरोधी आंदोलन किसने चलाया? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य विरोधी आंदोलन चलाया। प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? तो वल्लभाचार्य अष्टछाप के दार्शनिक गुरु हैं। प्रश्न है, अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के पोषक कौन है? तो सार्थ ये अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के पोषक है। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास को कथा साहित्य की एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को यह श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? तो यह रचना सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रिझइहे तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये पंक्तियाँ जो है ये भिखारी दास की पंक्ति है। प्रश्न है, आचार्य आनंदवर्धन ने किसे काव्यात्मक स्वीकार किया है? तो इन्होंने ध्वनि को काव्य का आत्मा स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? तो इन्होंने औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है, आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? तो इन्होंने आख्यानिका नाम दिया कहानी के लिए। प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया? तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है?
तो इनकी पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक काव्य में रहस्यवाद है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पर इनका जो दिया हुआ है ये संवत में दिया हुआ है, 1318 संवत से 1683 ईस्वी विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? तो रीतिकाल का सीमांकन भी 1643 से 1843। इससे पहले हम विस्तृत रूप से इस प्रश्न पे चर्चा किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे अवश्य ही देख लेना। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो शुक्ल जी के अनुसार पृथ्वी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास किसे माना है? तो इन्होंने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया। प्रश्न है, आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया? तो इन्होंने लाटी नामक रीति का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? तो इन्होंने प्राकृत गाथा को प्राकृत भाषा का मुख्य छंद माना है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? तो नई कहानी के रूप में हिंदी आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव आया। अगला प्रश्न है, आत्मजयी का रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण आत्मजयी के रचनाकार है। प्रश्न है, आत्मनेपद निबंध संग्रह किसका है? तो यह निबंध संग्रह अज्ञेय का है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनके पूरे नाम को भी आपको याद रखना है। प्रश्न है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो प्राकृत पैगलम से आदिकाल की रूढ़ियों और परंपराओं प्रवृत्तियों को समझने में सहायता मिलती है, प्राकृत पैगलम नामक पुस्तक से। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो रासो साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है। प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो ये सभी के सभी कवि सिद्ध साहित्य से संबंध है। प्रश्न है, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? तो नाथ पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन थे। प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली में काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। प्रश्न है, आदिकालीन कृति ढोला मारूड़ा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ढोला मारूड़ा दुहा ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया? तो ये राउल बेल जो प्राचीनतम कृति है यह गद पद मिश्रित चंपू काव्य है। प्रश्न है, आदिकाल साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो डिंगल शैली का प्रयोग किया गया। प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? तो आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा का लिखा है। प्रश्न है, आधुनिक काल में आधुनिकता के फल स्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? तो राष्ट्रीय चेतना का समावेश हुआ। प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। प्रश्न है, आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली?
तो ब्रज भाषा की जगह खरी बोली ने ले ली। प्रश्न है आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? तो नंद दुलारे बाजपेयी आधुनिक साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक बच्चन सिंह का है। प्रश्न है आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया? तो प्रयोगवाद, जो जितने प्रयोगवाद के अंतर्गत कवि और उनकी रचनाएं हुई उसको बैठे ठाले का धंधा कहा गया, नंद दुलारे बाजपेयी ने कहा था। प्रश्न है आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की लेखिका किसे माना जाता है? तो बंग महिला को आधुनिक हिंदी प्रथम मौलिक कहानी की लेखिका माना जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी में कौन सी विधा बोध कथा के रूप में मानी जाती है? तो लघु कथा यह बोध कथा के रूप में मानी जाती है। प्रश्न है आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? तो साकेत राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य है। इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? तो आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा 1850 ईस्वी मानी गई है। अगला प्रश्न है आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? तो आधुनिक काल के द्वितीय चरण को सुधार काल की संज्ञा दी गई है। प्रश्न है आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया है? तो आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को पुनर्जागरण काल कहा गया है। प्रश्न है आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? तो महाराज विश्वनाथ सिंह आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता है। अगला प्रश्न है आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो आपका बंटी यह मन्नू भंडारी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है आम आदमी को केंद्र में बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया? तो समानांतर कहानी का कमलेश्वर ने संपादन किया है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा को केंद्र में रखकर किसका जीवन चरित्र लिखा गया? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को केंद्र में रखकर यह जीवनी लिखा गया विष्णु प्रभाकर के द्वारा। अगला प्रश्न है इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। अगला प्रश्न है इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटक की है? तो ये जो पंक्ति है कि इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा यह लिखी गई पंक्ति है। प्रश्न है किसने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखने वाले विद्वान हैं। प्रश्न है वर्ष 1940 में कौन सा कथाकार सिनेरियो लेखक के रूप में बम्बई पहुंचा? तो अमृतलाल नागर 1940 में सिनेरियो लेखक के रूप में बम्बई पहुंचने वाले लेखक थे। अगला प्रश्न है इन खतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से है? तो शंकर दयाल सिंह के नाम से पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र है। प्रश्न है किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी जीवनियां संकलित है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी जीवनियां संकलित है विश्वकवि रविंद्रनाथ के जीवनी संकलन में। प्रश्न है कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि ये उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है इश्कनामा किसकी कृति है? तो बोधा की कृति है इश्कनामा। प्रश्न है इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ? तो इनसे आंसू का ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की कृति का आंसू पंक्ति इसी से प्रारंभ होती है।
अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो यह रचना दामोदर शर्मा का है। प्रश्न है उड़ते चलो किसकी रचना है? तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का वर्ष 1998 का लोहिया साहित्य सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया था? तो विष्णुकांत शास्त्री को लोहिया सम्मान 1998 में, जो कि साहित्य सम्मान के लिए दिया जाता है, इन्हें प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है उत्तर भारत की खरी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो दक्षिण में यह दक्कनी हिंदी के रूप में विकसित हुई। प्रश्न है उदंत मार्तंड किस प्रकार का पत्र था? तो यह साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से निकलता था और पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। प्रश्न है उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब बंद हुआ? तो इसका प्रकाशन 1827 में बंद हुआ। अगला प्रश्न है उदंड मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर इनके प्रथम संपादक थे। प्रश्न है उनका गद्य मुर्दे के कफन फाड़कर उठ बैठने की शक्ति संचारित करता है। यह कथन किस रचनाकार के लिए कहा गया है? तो महादेवी वर्मा के लिए यह कथन कहा गया है। प्रश्न है उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जालंधर में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह है उपेंद्रनाथ अश्क से ही ये भी प्रश्न है। उपेंद्रनाथ अश्क के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? तो अलग अलग रास्ते जो इनका नाटक है इसमें विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है उर्वशी का रचनाकार कौन है? तो उर्वशी रामधारी से दिनकर के रचना है। प्रश्न है ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः ऋतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो ऋतु वर्णन के लिए ऋतिकाल का कवि सेनापति प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है ये लड़की कहानी किस लेखक की है? तो यह कहानी कृष्णा सोबती की है। प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली का लेखक कौन है? तो ये एक बूंद सहसा उछली के लेखक हैं। प्रश्न है एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की यह रचना है। प्रश्न है एकांतवासी योगी नाम से हर्मिट का अनुवाद किसने किया? तो श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी के नाम से हर्मिट का अनुवाद किया। प्रश्न है ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियां लिखी? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जयशंकर प्रसाद ने कहानियां लिखी। इनकी कहानियां जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रश्न है औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ? तो इसके औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन आलमगीर के पत्र शीर्षक से हुआ था। प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। और कठिन गद्य का प्रेय किसे कहा जाता है? हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताइएगा। प्रश्न है कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद्र का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार का है? तो कथा क्षेत्र में जो स्थान जयशंकर प्रसाद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न है कथा साहित्य में किस रचनाकार को कृषक संस्कृति का प्रमुख गायक कहा गया है? तो प्रेमचंद्र को कृषक संस्कृति का प्रमुख गायक कहा गया है। इनकी अधिकांश रचनाएं जो है वो कृषक संस्कृति को ही दर्शाती है। अगला प्रश्न है कनुप्रिया किसकी रचना है? तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न है कबीरा खरा बाजार में नाटक इसके लेखक कौन है? तो कबीरा खरा बाजार में भीष्म साहनी का यह नाटक है। अगला प्रश्न है कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न है करुणाभरण नाटक किसकी रचना है? तो यह लच्छीराम का नाटक है। प्रश्न है कर्नल टाड की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? तो गौरीशंकर ओझा ने कर्नल टाड की जीवनी को लिखा है। प्रश्न है कर्म है अपना जीवन प्राण
कर्म पर हो जाओ बलिदान, यह पंक्ति किस पत्र का संपादकीय आदर्श थी? तो ये कर्मवीर पत्र का संपादकीय आदर्श यह पंक्ति थी। अगला प्रश्न है, कल सुनना मुझे कविता संग्रह किसका है? तो यह कविता संग्रह धूमिल का है। अगला प्रश्न है, कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो कलम का मजदूर अमृत राय का रचना है।